हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम हिंदी में हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआती सामान्यतया कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियों को देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे क्या कहा जाता है? यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जो भाषा शिक्षिका है वो क्या करती है कि कक्षा का शुरू करने से पहले वो क्या करती है, कुछ निश्चित परिस्थितियों को देकर और क्या करती है, कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके, यानी कि कुछ प्रश्न को पूछकर अपने अनुभव साझा करती है। यानी कि क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षिका क्या करती है कि पाठ को पढ़ाने से पहले क्या करती है कि पाठ को पढ़ाने से पहले कुछ क्या करती है, मतलब जो परिस्थितियाँ होती हैं निश्चित, उनको क्या करती है, उनसे पूछकर और उनके आधार पर क्या करती है, प्रश्न पूछती है और अपने अनुभव को साझा करती है। यानी कि जो बच्चा अपने बच्चे को क्या करती है, उसके पूरे ज्ञान से जोड़ती है। क्या करती है, बच्चे के जो प्रीवियस नॉलेज है उससे पहले वो जोड़ती है, तभी वो नए पाठ को शुरू करना चाहती है। क्या कह रही है कि बच्चे को पहले क्या करेंगे, उसकी प्रीवियस नॉलेज से वो जोड़ती है। जो ज्ञान बच्चा अपने घर से लाया है उसको क्या करती है, वो उससे जोड़कर पाठ को पढ़ाना चाहती है। तो ये क्या कर रही है? तो ऑप्शन ए कहता है कि पठन पूर्ण के कार्य, ऑप्शन बी कहता है पठन के दौरान के कार्य, ऑप्शन सी कहता है निरंतर चलने वाले कार्य और ऑप्शन डी कहता है पठन पश्चात के कार्य। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि पठन पूर्व के कार्य। वो क्या कर रही है कि पाठ को पढ़ाने से पहले वो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज की जांच कर रही है कि मतलब देख रही है कि मतलब बच्चे को क्या करती है, उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर वो अपने पाठ को शुरू करना चाहती है। जो पाठ पढ़ाना चाहती है उसमें वो क्या करती है, मतलब उदाहरण देकर, उसके प्रीवियस नॉलेज से उदाहरण देकर उसको जोड़ रही है कि पहले उसके पूर्व ज्ञान को जांचेगी फिर उसको पाठ को शुरू करेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पठन पूर्ण के कार्य वो कर रही है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि पठन के दौरान कार्य। तो पठन अभी शुरू ही कहाँ हुआ, पाठ शुरू नहीं हुआ ना, वो तो पाठ के पहले के नॉलेज की बात कर रही है। ऑप्शन सी कहता है कि निरंतर चलने वाले कार्य। तो अभी पाठ शुरू ही नहीं हुआ, कोई कार्य चल ही नहीं रहा है। ऑप्शन डी कहता है पठन पश्चात के कार्य। तो जब पाठ ही नहीं शुरू हुआ तो उसके बाद का कोई कार्य ही नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? किसकी बात हो रही है? पठन योग्यता का आकलन, यानी कि बच्चे की जो रीडिंग एबिलिटी है उसको क्या करना है, यहाँ पर बात हो रही है, उसी की जांचना है मतलब। तो ऑप्शन ए कहता है कि वर्णमाला की पहचान। तो वर्णमाला की बस पहचान हो, काखा गागा आप जानते हो, पाठ को समझना नहीं हो बस, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि विराम चिन्हों का ज्ञान। तो बस जिसको विराम चिन्हों का ज्ञान आता हो, बाकी उसको समझ पे आधारित ना हो, उसको समझ में कुछ ना आए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि पाठ को समझना। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्या करना है, पाठ को समझना है, उसके अर्थ निर्माण, जिसको अर्थ निर्माण कहते हैं। यानी कि जहाँ पर बच्चा क्या करेगा भाई, उसका आकलन तभी मतलब वो पढ़े तो उस पाठ को उसको क्या आए, समझ में आए, रट्टू तोता उसको नहीं बनाना है। ऑप्शन डी क्या कहता है, पाठ में प्रवाह। तो बस जल्दी जल्दी पढ़ जाए और समझ में कुछ ना आए, मतलब प्रवाह के साथ वो पढ़ता जाए, समझ में उस पाठ के बारे में कुछ ना आए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पठन योग्यता का आकलन कैसे हो पाएगा कि जब बच्चा पाठ को समझे, उसको पढ़े और उसके अर्थ को समझ पाए। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। किसकी बात हो रही है? कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी कहता है कि लक्ष्य भाषा के रूप पर केंद्रित होने पर।
लक्ष्य भाषा क्या होती है, यानी कि टारगेट लैंग्वेज की बात करें तो टारगेट लैंग्वेज तो प्रत्यक्ष होती है ना, तो यानी कि उस प्रत्यक्ष होता क्या है, मान लीजिए जिस भाषा को हम स्कूल में सीखते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ आपको इंग्लिश में बात करनी, वो क्या होती है, हमारी लक्ष्य भाषा होती है जो प्रत्यक्ष रूप से होती है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण, तो संप्रेषण क्वेश्चन में अभ्यास और प्रयोग का तो उच्चारण होता नहीं है। ऑप्शन डी कहता है कि शिक्षार्थियों को संप्रेषणी दक्षता प्रदान करने के लिए, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है कि शिक्षार्थियों को क्या करना, संप्रेषणी दक्षता प्रदान करना, यानी कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहाँ पर बच्चा बातचीत अनुभव के द्वारा चीज़ों को जहाँ पर सीखता है। और ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट था, उसमें भी सही था कि जो है क्या करता है, विद्यार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करके, मतलब कम्युनिकेट करके शिक्षार्थी को दक्षता प्रदान करना, यानी कि बच्चे को क्या करना, बातचीत के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना, उनके अनुभव के आधार पर उनको पढ़ाना। ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे डैश कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे डैश कहते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, शारीरिक क्रिया और भाषा के समन्वय की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही, जैसे आप शारीरिक क्रिया करके बच्चे को सिखा रहे हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही, तो वही आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे कि आप क्लास में पढ़ाते हैं तो एप्पल पढ़ा रहे हैं तो एप्पल दिखा रहे हैं, बॉल पढ़ा रहे हैं तो बॉल अपने सारे हाथों से आप उसको बना रहे हैं कि बेटा बॉल गोल होती है, और फिर क्या कर रहे हैं, मछली या कोई कविता सुना कर रहे हैं तो वो भी आप शारीरिक क्रिया उसमें कर रहे हैं, जैसे मछली आप जो कविता है उसको आप पढ़ा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, बच्चों हाथों से अपने ऐसे ऐसे मछली बनाओ फिर हम कहाँ मतलब कविता को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वही शारीरिक क्रिया वो कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए कहता है कि कार्य शारीरिक आधारित भाषा अधिगम, ऑप्शन बी कहता है पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी कहता है सहयोगात्मक सहकर्मी भाषा अधिगम, और ऑप्शन डी कहता है संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पांस की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टोटल फिजिकल रिस्पांस की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें क्या होता है कि आप शारीरिक क्रियाएं करके बच्चे को पढ़ाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सहयोगी और सहकर्मी और संप्रेषण की तो कोई बात नहीं हो रही, और कार्य शारीरिक आधारित अधिगम भी नहीं हो रहा था, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं। बुनियादी साक्षरता यानी कि बेसिक लिटरेसी की यहाँ पर बात हो रही है, संख्या ज्ञान पूर्व यानी कि संख्या ज्ञान की पूर्व क्या होता है, जो आपका नंबर नॉलेज है एक तरह का, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है आपको सिखाना है, तो ऑप्शन ए कहता है सुनना बोलना एवं अंक गणित, तो अंक डायरेक्ट बच्चे को अंक गणित ही सिखा दोगे, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना लिखना और अंकों के साथ क्या करेंगे, जैसे कि आप कैलकुलेशन सिखा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप पेन या कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, बच्चों 4-5 पेन थे, 2 हमने किसी को दे दी तो कितने बचे, तो वो क्या करेगा, उसके संदर्भ से जोड़कर आपको यहाँ पर सिखाना है। ऑप्शन सी क्या कहता है, लिखना पढ़ना पर्यावरण, तो पर्यावरण की तो कोई बात नहीं हो रही थी। ऑप्शन डी कहता है कि पढ़ना लिखना एवं अंकों से खेलना, तो ये भी नहीं हो रही थी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों के क्या करना, बच्चों को खेल खेल में आपको यहाँ पर पढ़ाना है गणित को, भाषा के माध्यम से भाषा का भी यहाँ पे ज्ञान होगा और उसको गणित का भी ज्ञान होगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि शिक्षार्थियों को व्याकरण सिखाने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। और तो ऑप्शन ए कहता है कि वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्य से होना चाहिए, तो अध्यापक के दृष्टिकोण से थोड़ी ना होना चाहिए, बच्चे के दृष्टिकोण से होना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है कि वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला हो,
तो सबसे अधिक जानकारी देने की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है कि वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि व्याकरण सिखाने के लिए क्या सही तरीका होना चाहिए कि वह कार्य जो सिखा रहे हो वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या कहता है कि उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। क्यों सामाजिक उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए? सामाजिक उपयोग होना चाहिए। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण सिखाने में क्या है? वह कार्य अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, यानी कि क्या कह रहा है? निगेटिव वो पूछ रहा है व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में। तो ऑप्शन ए कहता है कि व्याकरण को महत्व देना। तो या व्याकरण पढ़ाने के लिए व्याकरण को महत्व देना, ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। तो व्याकरण अनुवाद विधि में संप्रेषण कौशल की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन सी कहता है कि मातृभाषा द्वारा सिखाने को बढ़ावा देना। तो व्याकरण भाई आपको व्याकरण सिखानी है तो मातृभाषा से सिखाने को बढ़ावा देना, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थियों को भाषा के धारा प्रभाव प्रयोग करने के लिए योग्य बनाना। तो ये ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करना, विद्यार्थियों को क्या करना, जो भाषा है उसके क्या करना, धारा प्रवाह के प्रयोग के योग्य बनाना आपको व्याकरण सिखाने के लिए। अब कह रहा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए क्या कहता है कि भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांख्यिकीय रूप से बोझिल हो। क्या कह रहा है ऑप्शन ए हमारा कि भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांख्यिकीय रूप से बोझिल हो। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोझिल क्यों हो भाई, यानी कि कल्चर जो है बोझिल है, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि क्या हो कि भाषा की कक्षा को पढ़ाने के लिए क्या हो, जो पाठ्य सामग्री हो वो क्या हो, प्रासंगिक हो और रुचिकर हो। ऑप्शन सी क्या कहता है कि एक अच्छी पाठ्य वस्तु में सभी व्याकरणिक रचनाएं शामिल होनी चाहिए। तो सभी व्याकरणिक रचनाएं ही शामिल हो, ऐसा तो नहीं है। संदर्भ में आपको उसको क्या करना है, व्याकरण को आपको पढ़ाना है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि एक अच्छा पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो। तो लंबी से क्या मतलब है, नापना थोड़ी ना है उससे, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, उसके बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानना है। ऑप्शन ए कहता है कि पाठ सामग्री का अनुवाद करना। तो अनुवाद करने की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही, पूर्व बच्चे की प्रीवियस नॉलेज की बात हो रही है। ऑप्शन बी कहता है कि शिक्षार्थी को पाठ सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना। तो जब पाठ पढ़ाया नहीं गया तो उसका सारांशीकरण क्या करना। ऑप्शन सी कहता है कि अनुमान लगाने का कार्य। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के क्या कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान से उसके जांच रहे हैं कि बच्चे की पूर्व नॉलेज से उसको जोड़कर आपको नए पाठ को पढ़ाने की बात हो रही है। तो वहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें बच्चे के पूर्व नॉलेज का अनुमान लगा सकते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने या संबंधित कार्य अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधित कार्य अंतर्गत आते हैं। किसकी बात हो रही है, पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाएं, यानी कि क्या कह रहा है, और दर्शक के रूप में रखकर आपको लिखने के कार्य किसके अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि क्या कह रहा है कि कोई स्टोरी या मूवी जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो उसमें जो पात्र है उसकी जगह पर आप खुद को रखकर अपने आप को रखने की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है बोधात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी कहता है एक्स्ट्रा पॉजिटिव, ऑप्शन सी कहता है पाठ विश्लेषण और ऑप्शन डी कहता है भाषा विश्लेषण। तो बोधात्मक
प्रश्न की तो कोई बात नहीं हो रही, ना पाठ विश्लेषण की, कोई पाठ विश्लेषण की बात हो रही। यहाँ तो बात हो रही है कि कोई स्टोरी और या मूवी है, तो अगर आप पढ़ या देख रहे हो तो उसमें क्या कर जो पात्र होते हैं उनकी जगह पे आपको खुद को रखना है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव यानी कि किसी के स्थान पर स्वयं को रखने की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषा कक्षा में काव्य डैश, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भाषा कक्षा में काव्य डैश। ऑप्शन ए कहता है कवि और कविता के बारे में अधिक है, तो भाषा से कक्षा में कविता की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि वैसा ही पढ़ाया जाए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है, तो क्या काव्य को गद्य पढ़ा दोगे, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए, तो बच्चा का प्राइमरी क्लास का है उसके कवि का परिचय क्यों देना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि समझने, सराहना करने और आनंद के लिए, तो कविता को क्या कैसे पढ़ाना चाहिए कि समझने के लिए, सराहना करने के लिए और आनंद के लिए, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थी के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संलग्नित करता है या करती है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है या करती है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी को एकत्रित करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि तकनीक, शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्ट देना, तो तकनीक शब्दावली की तो कोई बात नहीं हो रही है, ऑप्शन जो ए है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य के लिए, ये भी हमारा इनकरेक्ट है कि अधिक से अधिक बस सहायक सामग्री ही यूज करना। ऑप्शन सी कहता है कि उसके निष्पादन के आधार पर उसे उत्कृष्ट, औसत और कमज़ोर श्रेणी में वर्गीकृत करने, यानी कि जो कमज़ोर मतलब जो बच्चे हैं उनको औसत में और श्रेणी में विभाजित करना, हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे मतलब शैक्षणिक और सह शैक्षणिक मतलब पहलुओं से जोड़कर आपको क्या करना है, बच्चों को उपयोग करना है उसका आपको, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पाठ्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञान करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया, उसे कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों और उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञान करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं। यानी कि किसकी बात हो रही है, जो पाठ्यक्रम के दौरान जो क्या होती है, शिक्षार्थी में कठिनाई होती है, रिक्तता या कौशल में कमी होती है, उस परीक्षण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए कहता है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी कहता है प्रवीणता और ऑप्शन सी कहता है निदानात्मक। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि निदानात्मक परीक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, निदानात्मक परीक्षण, जिसमें क्या होता है कि बच्चे की जो पाठ्यक्रम के दौरान जो शिक्षार्थियों में कमियां होती हैं उनको क्या करना है, उन कमियों को जानना है आपको, फिर क्या करना है, उनका निदान करना है, उन कमियों को दूर करना है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, तो ये कहलाएगा निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है। किसकी बात कर रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है। और पोर्टफोलियो क्या होता है आपको बताना है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है कि जिसमें क्या किया जाता है, बच्चे का सभी डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे बच्चे की जितनी भी गतिविधि, जैसे बच्चे को अच्छी पेंटिंग बनाई हो, उसके सब विवरण उसका क्या कहता है रखा जाता है, और या किसी स्पोर्ट्स में बच्चे ने अच्छा खेला हो, उस सब चीज़ों को कलेक्ट करके उसको रखा जाता है, पोर्टफोलियो में संग्रहित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हमारा पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन ये कहता है कि पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम में प्रमाण प्रदान करता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है कि वो क्या करता है भाई, बच्चे के प्रमाण प्रदान करता है भाई, रखता है जब मतलब बच्चे ने। ऑप्शन बी क्या कहता है, ये विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है कि बच्चे क्या करता है, बच्चे को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायक है।
ऑप्शन सी क्या कहता है कि यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा कि क्या करता है, चिंतन को पोषित करता है और अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है, पोर्टफोलियो जो आकलन होता है। ऑप्शन डी क्या कहता है, पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। तो एक बार में किया जाने वाला आकलन पोर्टफोलियो नहीं है, वो अलग अलग टाइम अलग अलग समय पर पोर्टफोलियो आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा क्या था, निगेटिव। तो जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले डैश, यानी कि व्याकरण की कक्षा की यहाँ पर बात हो रही, पढ़ाने से पहले क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो व्याख्या करनी नहीं चाहिए, प्राइमरी क्लास का बच्चा है, व्याख्या क्यों करेंगे व्याकरण पढ़ाने से पहले। ऑप्शन बी कहता है कि उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन किया जाना चाहिए। तो व्याकरण की बात हो रही ना, तो सामाजिक कार्यों का वर्णन क्यों करेंगे। ऑप्शन सी कहता है कि अनियमित रूपों में की व्याख्या करनी चाहिए, यदि क्रियान्वित हो तो ये भी व्याख्या करने की बात कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण पढ़ाने से पहले क्या करना है आपको, जो सामान्य चर्चा के द्वारा क्या करना है, व्याकरण आपको प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि क्या करें आप, पहले बच्चे को व्याकरण पढ़ाने से पहले क्या करें, उसको सामान्य चर्चा उसके आसपास से जोड़कर आपको क्या करना चाहिए, उदाहरण देने चाहिए। मतलब व्याकरण के क्या करें, आपके उससे समूह चर्चा करके आसपास के उदाहरण देकर बच्चे को क्या करना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए उससे जोड़कर। तो ये थे हमारे हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने हिंदी में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।